हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत कर दूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज के सेशन में बेसिकली ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं हम आपके डेप्रिसिएशन वाले जो चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत बोले तो अगर मैं कहूँ तो आपको बस चीजें थोड़ी सी जो बेस है वो आपको समझना है। अगर आपको वो चीज समझ गई तो फॉर श्योर यू आर गोना रॉक इट। ठीक है, अब चलो एक एक करके यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग देखने क्या वाले, हम लोग जो देखने वाले दोस्तों वो ये होने वाला है कि आपका डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के एसेट्स होते हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हम किस पे लगाएंगे, आपके फिक्स एसेट्स पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिक्स एसेट्स पे लगाएंगे। समझ में आ गया। अब इन एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एसेट्स भी आपकी दो तरह के एसेट्स होते हैं। सबसे पहला एक एसेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजिबल फिक्स एसेट में एफ ए लिख रहा हूं, आप समझ जाना। और दूसरा क्या होता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। क्या होता है? एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज के बारे में आपको बताऊंगा। एक है हमारा क्या, वेस्टिंग एसेट्स। क्या होता है? एक हमारा वेस्टिंग एसेट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब इन सभी चीजों के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में मैं क्या बात करूंगा। सबसे पहली चीज, फिक्स एसेट्स मतलब क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो हमारे बिजनेस में हमारे एक साल से कई से ज्यादा के लिए रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स क्या बोलते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय सर टैंजिबल फिक्स एसेट? टैंजिबल फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो टैंजिबल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनटैंजिबल मतलब फॉर श्योर वाली बात है भैया, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम लोग इंटैंजिबल बोलते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय सर वेस्टिंग एसेट? और वेस्टिंग एसेट्स का दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग डेप्रेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस एसेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा एसेट है जिसका जो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसको वापस हम क्या कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अब एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूंगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक हमारा आता है मशीनरी। अब मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी बिजनेस में बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। आया ना? हाँ सर, हाँ रहता है। दूसरा क्या रहता है हमारा, फर्नीचर की मैं बात कर लेना चाहता हूँ। फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में अच्छा खासा टाइम के लिए रहता है। तो ये आपके टैंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपके इनटैंजिबल फिक्स एसेट कौन से होते हैं? आपका गुडविल होता है। गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन, सही बात है। ये बिजनेस में रहता तो है लेकिन इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब सर वेस्टिंग एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑयल वेल्स हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, कोल का खदान होता है, जो कोयला का खदान होता है वो हो गया। ठीक है, ये टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं या फिर डेप्रेटिंग एसेट्स क्या बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब क्या समझना है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब हम एसेट खरीदते हैं। अब एसेट खरीदते हैं तो एसेट को हम लोग क्या यूज करते हैं, सही बात है। अब जब हम लोग एसेट्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से अब एसेट जो होता है वो आपका क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। अब क्या क्या रीजन होते हैं? सबसे पहली चीज, अब एसेट यूज कर रहे, बट ऑब्वियस बात है तो क्या होगा, आपका खराब होगा। सही बात है, गिरेगा, पड़ेगा, टूटेगा, फूटेगा। तो अब जब कोई भी चीज गिरेगी, फूटेगी, टूटेगी, फूटेगी तो उसकी वैल्यू जो पहले थी क्या अभी भी वही रहेगी? नहीं रहेगी। दूसरा क्या होता है आपका पैसेज ऑफ टाइम। अब टाइम टू टाइम क्या होती है, उसकी जो चीजें होंगी वो चेंज होती जाएंगी। सही बात है, नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्वेंशन आ गई। अब जो मशीन में पहले यूज कर रहा था अब उसकी अपग्रेडेशन आ चुकी है भाई, उसकी तरह से उसके अलावा एक नई मशीन मार्केट में आ चुकी है, नया इन्वेंट हुआ है। सही बात है, तो मैं उसको यूज करूंगा। अब मार्केट में लोग उसको खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात है। ये सारे रीजन होते हैं, कुछ रीजन मैंने आपको बस शॉर्ट शॉर्ट में बताया, ये आपको समझ के रख लेने। अब जब कभी भी आपके अब फिक्स मशीनरी, अब फिक्स एसेट की जब कभी भी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जब उसकी वैल्यू कम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज 10,000 की खरीदी थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या 5,000 हो गई, यानी कम हो गई है। सही बात है, मतलब 5,000 कम हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं सभी में क्या आता है? आपका डेप्रिसिएशन का लगता है। लेकिन सिर्फ दो चीजों में छोड़ के, वो दो चीजें कौन सी होती है? देखो, दो चीजें अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहली चीज आपकी होती है, एक आपका होता है लैंड। अब लैंड की वैल्यू कभी भी आपकी क्या होती है? कम नहीं होती। हाँ, कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि अप्रिशिएट होती है, वैल्यू बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती है। लैंड की साइज जो थी पहले थी वैसे ही रहती है, उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं। तो लैंड की वैल्यू क्या होती है? हमेशा क्या होती है? अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट ना के बराबर होती है। ठीक है,
फिर एक दूसरा आता है हमारा गोल्ड वाली बात कर लेते हैं। तो गोल्ड आपका कुछ मेटल्स होते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है आपकी शायद ही कम होती है, वो भी क्या होती है आपकी बढ़ती रहती है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी दो चीज आपको ध्यान रख लेनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आपके इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, क्या इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की क्या होती है वैल्यू क्या कम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है मार्केट में, तो आप क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन बोलोगे? नहीं भाई, मेरी गुडविल की अमोर्टाइजेशन हो गई, यानी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जब कभी भी आपके वेस्टिंग एसेट्स के क्या होंगे, जब कभी भी आपके वेस्टिंग एसेट्स के क्या होंगे, वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, तो उसको मैंने क्या बोला, वेस्टिंग एसेट्स को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डेप्लीटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग डेप्लीशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ठीक है, जब कभी भी आपके वेस्टिंग एसेट्स की क्या होगी, वैल्यू क्या कम होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रेशन भी क्या बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। डन, आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब आगे के करके हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अब सबसे पहली चीज, अब सर आपने इतनी चीजें बता दी, अब हम सीखने क्या वाले, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिखा तो मैंने भाई बहुत कुछ बता दिया आपको। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग क्या, बड़ा सा रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम आपका ये देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट की वैल्यू कैसे कम होती है, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस चीज के बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का अगर मैं बात करूं तो आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कुछ 7 से 8 तरीका है। कितने? 7 to 8 मेथड्स है आपके क्या डेप्रिसिएशन को क्या कैलकुलेट करने के। लेकिन हमारे सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे सिलेबस में हमें दो मेथड क्या करने बोला गया है, जिसको एक को हम बोलते हैं एसएलएम बोलते हैं, और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। एक आपका होता है एसएलएम, मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है हमारा, जो हम लोग सीखने वाले वो क्या, हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। क्लियर हो गया? पक्का इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्या क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब आगे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन मेथड में, एसएलएम में, अब एसएलएम मतलब क्या होता है और डब्ल्यूडीवी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या सीखेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब एसएलएम होता क्या और डब्ल्यूडीवी होता क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं कैलकुलेट कैसे करना वो मैं सिखाऊंगा, बस आपको जिस आइडिया में आपको दे देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियरिटी मिल जाएगी कंसेप्ट को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी, साल की शुरुआत में 1 लाख की क्या मशीनरी खरीदी। ठीक है, अब व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू इज, आई एम आस्क्ड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर अपकमिंग 4 इयर्स। मुझे जो आगे के जो 4 साल है उनके लिए डेप्रिसिएशन मुझे क्या कैलकुलेट करना है अभी। अब मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, अब एसएलएम में होता है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला साल था, अब पहले साल का अब डेप्रिसिएशन हमेशा एनुअली कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्या पूरे साल के आखिर में क्या काउंट किया जाता है। अब 1 लाख की मेरी मशीन थी, ठीक है, अब 1 लाख की मशीन में मेरा साल में डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, मेरा 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितना लग रहा है? 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 हो गई। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज क्या बोली गई है, दूसरी चीज ये बोली गई है, अब मुझे दूसरा साल चालू हो गया, अब दूसरे साल के आखिर में मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वापस से मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू रहेगा वो मैं किस पे काउंट करूंगा, मैं इसी पे काउंट करूंगा। मुझे कितना बोला गया था, मुझे 10% बोला गया था। 1 लाख का 10%, 10,000 होता है। ठीक है, अब मैं ये जो 10% है मैं 90 पे नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं ये जो 1 लाख है उसी पे करूंगा। तो यहाँ 1 लाख का 10% कितना, 10,000 होता है, वापस मैं माइनस करूंगा, कितना हो गया, 80,000 हो गया। ठीक है, वापस से मुझे क्या बोला गया है, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला गया है। ठीक है, वापस तीसरे साल का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना है, वापस से मैं 10,000 ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या, आपका जो पहला अमाउंट है, जो आपका एक्चुअल जो कॉस्ट वैल्यू था उसी पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70,000 हो गया। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा जो आपका जो डेप्रिसिएशन होता है, जो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है गुड्स का, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट होता है जो एसेट का, उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा जो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू होता है वो डिफर नहीं करता, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखो इधर भी 10,000 था, इधर भी 10,000 था, इधर भी 10,000 था। इतना चीज क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, अब फॉर एन एग्जांपल मैंने मशीनरी परचेज की कितनी 1 लाख की परचेज की एंड आई एम इंस्ट्रक्टेड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन दी मशीनरी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं अब पहला साल मैं 3 साल का कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूं बस, ठीक है। 1 लाख का मैंने मशीनरी खरीदा, हाँ सर खरीदा आपने, बहुत बढ़िया किया आपने खरीद के, ठीक है। अब खरीदा, अब खरीदने के बाद अब 10% 1 लाख का कितना आएगा, बट ऑब्वियसली बात है मैं आगे कैसे कैलकुलेट करना वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना समझ कर होगा। तो कितना होता है 10,000 होता है, ठीक है। मैंने किया 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो कितना बच गया 90,000 बच गया। अब पहले वाले मेथड में हम क्या करते थे, हमने यहाँ पे 10,000 यानी 1 लाख पे 10% जो होता है वही हम लोग क्या, लेकिन जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो दूसरे साल मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 90,000 हो गई। अब मैं 10% जो होगा वो मैं ये 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये जो 90,000 है ना उस पर कैलकुलेट करूंगा। तो 90,000 का 10% कितना हो गया 9,000 होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है भाई। इसको करेंगे तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 90,000 माइनस 9,000 अगर मैं करता हूं तो 81,000 आता है, ठीक है। अब वापस अब मैं तीसरे साल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तीसरे साल का कैलकुलेट करूंगा तो अब मेरा जो 10% होगा वो क्या 90 पे लगाऊंगा कि 1 लाख पे लगाऊंगा, नहीं ये मैं 81,000 पे लगाऊंगा। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 8,100 का हो जाएगा, ठीक है। चलो माइनस करते 0 0, ये आपका क्या हो गया 10 हो गया। अगर नहीं आता भाई बच्चे जैसे कैलकुलेट करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। 9 हो गया, ठीक है। 80 में से अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका 8 माइनस कर दो, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमारा 72, तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 72,900। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये दो तरीके बेसिकली आपके क्या डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग आज हमारे इस बुक में क्या सीखने क्या वाले हैं। आज के सेशन में मैंने बताया आपको, सिर्फ मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं एसएलएम सिखाने वाला हूँ, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रख लो। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डन, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर है। अब सर सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे आपने दो मेथड्स तो बता दिए जो हम लोग क्या करने वाले, हम सॉल्व क्या करने वाले तरीके से, हम लोग क्या चीजों का क्या नॉकआउट क्या करने वाले, ठीक है। अब आगे क्या, अब देखो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दो तरीके आएंगे, ठीक है। अब कौन से दो तरीके आएंगे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब क्वेश्चन दो टाइप का है, दो क्वेश्चन दो टाइप का है मतलब सर देखो सबसे पहली चीज एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया रहेगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। और दूसरा कंडीशन ये आएगा जहां पे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। क्लियर हो गया। तो ये दो तरीके से आएंगे। अब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी मैंने खरीदी 1 लाख की खरीदी, ठीक है, और मुझे बोला गया 10% का डेप्रिशिएट क्या करना है, तो मैं इसलिए 1 लाख पे 10% में आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा 10,000 आएगा, तो मैं इजिली इसको क्या कर दूंगा कैलकुलेट कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 90,000 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको 1 लाख बोला गया, ठीक है, इंटू कितना परसेंट बोला गया 10% बोला गया, अपॉन 100 कर दो। ये जीरो कट, ये जीरो कट हो गया, ठीक है। अब कितना बचा आपका, ये 3 जीरो और 1 जीरो, तो हम क्या करेंगे अब, या फिर आप क्या करते हो 1,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो 10,000 आता है, या फिर सिंपल देख लो जब कभी भी इस तरह का सीना है तो ये 1 3 कितना जीरो 1 2 3 जीरो और इधर कितना जीरो बचा 1 बच रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया 10,000 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन का। अब जब हम बात करें आपके एसएलएम, अब जब हम बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन दिया है बट चीजें क्या है सर, चीजें ये है कि भैया क्वेश्चन में मुझे जो कितना डेप्रिशिएट करना है ये मुझे बताया नहीं गया है। तो जब ये चीजें नहीं बताई जाएंगी तो आपको 3 चीजें वहां पे क्वेश्चन में क्या दे रही अब वो सर 3 चीजें कौन सी है सर, वो भी थोड़ा सा बता दो। तो बता रहे भैया बताने के लिए है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें मेंशन है, तो ये चीज नोट कर लेना। सबसे पहला चीज जो दिया रहेगा वो कॉस्ट दिया रहेगा। अब कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट मतलब मशीनरी खरीदो तो मशीनरी का कॉस्ट दिया रहेगा, ठीक है। अगर आप फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर का कॉस्ट दिया रहेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। स्क्रैप वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल भी बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ, बस ये 3 चीज ध्यान रखना। फिर तीसरा क्या रहता है आपका, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया रहेगा, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ या फिर एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ, ठीक है। ये 3 चीज आपको फिर वहां पे क्या करनी रहेंगी, आपको नोट क्या करनी रहेंगी।
इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो इतना क्लियर हो गया। तो ये तीन चीजें फिर आपको यहाँ पे चेक करनी रहेंगी। अब एक एक करके मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहली चीज कॉस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट मतलब क्या होता है। कॉस्ट सबसे पहली चीज, आपने फॉर एग्जाम्पल 15,000 की मशीनरी खरीदी, ठीक है, 15,000 की आपने मशीनरी खरीदी, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स रहेगा वो आपको रहेगा। प्लस अब कॉस्ट में क्या चीज आएंगे, अब जैसे मशीनरी लाई तो मशीनरी लाने का क्या 10,000 रुपए का खर्चा आ गया, ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करने का 5,000 का खर्चा आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे जब आप मशीनरी को ला रहे हो, लेकिन लाने के बाद उसको खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद उसको यूज में डालने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए जो भी खर्चे लग रहे हैं, इंस्टॉलेशन का खर्चा लग रहा है, उसके लिए आपका एक पावर सप्लाई का खर्चा लग रहा है, उसको अगर मैं बात करूं उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, कैलकुलेट करो, और फिर कैलकुलेट करने के बाद आपका जो कमोडिटी का जो प्राइस होगा वो डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15,000 मेरी एक्चुअल अमाउंट थी गुड्स खरीदने की, दूसरा क्या था 10,000 जो मैंने क्या खरीदा, 10,000 मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया, 5,000 मेरा इंस्टॉलेशन पे गया। तो अब मेरी मशीनरी की कॉस्ट में 15,000 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेरी मशीन का जो खर्चा होगा 15,000 प्लस 5 20, और 20 प्लस कितना हो गया 30, तो मेरी मशीनरी का जो कॉस्ट है वो 30,000 रुपया। और जब मैं डेप्रीसिएशन करूंगा तो मैं ये 15,000 पे डेप्रीसिएशन नहीं करूंगा, मैं ये 30,000 पे डेप्रीसिएशन करूंगा। समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया आपने, तो इंस्टॉलेशन चार्ज आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके क्या देना पड़ेगा। इतना चीज आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। डन, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव। अब दूसरी चीज क्या आती है, स्क्रैप वैल्यू आती है। स्क्रैप वैल्यू भी मेंशन किया जा सकता है, या फिर आपको क्या बोला जाएगा, रेसिडियल वैल्यू दिया रहेगा, रेसिडियल वैल्यू करके क्या लिखा रहेगा। अब भैया कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। अब चाहे इसको स्क्रैप वैल्यू बोलो या फिर इसको रेसिडियल वैल्यू बोलो, बात एक ही होने वाली, कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब क्या इसका स्क्रैप वैल्यू होता क्या है। अब हम बोलते हैं ना कि हम गए दुकान पे, अब दुकान पे गए, हमने एक मशीन खरीदे, अब एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये मशीनरी प्रॉपर क्या चल पाएगी, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद अब ये जो मशीनरी है क्या कबाड़ा हो जाएगी। अब कबाड़ा हो गई तो उसको हम लोग बेचने जाएंगे, जब बेचने जा रहे हैं, ठीक है, जो बेचने जा रहे हैं तो इसकी भंगार की वैल्यू कितनी होगी, बेचने पर इसको हम लोग भंगार हो गया, ये बड़ा ऑब्वियस बात, तो भंगार हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी फॉर एग्जाम्पल 30,000 होगी फॉर एग्जाम्पल, या फिर 3,000 ले लेता हूं, चलो 3,000 हो गई। तो ये जो 3,000 हो गई तो ये आपकी क्या हो गई, स्क्रैप वैल्यू हो गई। मतलब बेसिकली आपका जब मशीनरी की यूजफुल लाइफ के बाद, मशीनरी की यूजफुल लाइफ के बाद जो आपका मशीन की जो वैल्यू बचेगी, या फिर एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद जो एसेट की वैल्यू हमें मिलती है उसको बेचने के बाद, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग रेसिडुअल वैल्यू क्या बोलते हैं। डन, आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट होगा नहीं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, एक्सपेक्टेड लाइफ है। एक्सपेक्टेड लाइफ को भी हम लोग ये ले रहे हैं। अब क्या होता है, हमारे एक एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, या फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मार्केट में हम लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो हम लोग एक सवाल पूछते हैं ना कि दादा ये कितने साल तक चलेगा, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है कुछ नहीं तो 5 साल तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ या फिर एक्सपेक्टेड लाइफ क्या हम लोग बोलते हैं, कि जो मशीनरी है ये कितने साल तक चलने वाली है, ये कितने ड्यूरेशन तक बहुत अच्छे से काम करेगी, इसका लाइफ टाइम क्या है, इसी चीज को हम लोग क्या एक्सपेक्टेड लाइफ या एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ क्या बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया पक्का, आई होप सो इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं एक एक करके देता हूं, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब ये तीन चीजें दे दी गई, तो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो हमें पता कैसे चलेगा कि भैया हर साल हमें डिप्रिशिएट करना है कैसे। तो चलो एक एक करके बताता हूँ। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला बहुत ईजी है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सबसे पहली चीज हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले, डिप्रिसिएशन ले लिया, फिर क्या कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एसेट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, COA लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारा क्या होता है, ये होता है, फिर अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, EWL मैंने लिख दिया, ये समझ जाना आप लोग, समझा। अब कॉस्ट ऑफ कमोडिटी फॉर एग्जांपल मेरी क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
मेरा जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो कितना आपका 1 लाख है, कितना 1 लाख है। स्क्रैप वैल्यू मुझे जब भंगार हो जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितनी है मेरी, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है मेरी वो है आपकी 10 साल की। क्लियर हो गया, मैंने फॉर्मूला बता दिया। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज कि यू आर रिक्वायर्ड टू पुट अप इन द फॉर्मूला। सबसे पहले क्या दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया है, कितना दिया है मुझे 1 लाख दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 1 लाख। क्लियर हो गया, स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है मुझे 10,000 दी है, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोला, मेरा एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितना दिया, 10 साल का दिया, तो मैं यहाँ पे 10 ईयर लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया सबको। अब माइनस करेंगे, अब 1 लाख में से अगर 10,000 माइनस होता है तो कितना बचता है आपका, 90,000 बचता है। ठीक है, अपॉन 10। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब 90 को आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो देखो कुछ नहीं, एक जीरो कट के, एक जीरो कट के आपका आंसर आ गया, कितना हो गया, 9,000 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 9,000 का कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका क्या मिल गया, आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट मिल गया, जो आपको हर साल का डिप्रिशिएट क्या करना रहेगा। तो ये आपका तरीका होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे सर मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए, क्या डेप्रिसिएशन का परसेंटेज चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करने का है। देखो फॉर्मूला उसके लिए क्या बनता है, परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या लिखना है आपको, अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट, अब आपको अमाउंट तो आपने निकाल लिया ना ऊपर से, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको लिखना है। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ एसेट क्या वो लिखना है, और इनटू आपको क्या करना है, 100 क्या कर देना है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना निकला हमारा, 9,000 निकला, सही बात है ना, तो 9,000 हम लोग ने ऊपर लिख दिया। अब फिर उसके बाद अगर बात कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था मेरा, 1 लाख था, लिख दिया मैंने। अब इनटू अगर बात करूं तो 100 बोला गया मुझे। क्लियर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके डिवाइड करूंगा, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 मैंने कट कर दिया, कट किया। अब कट करने के बाद अब मुझे क्या बोला गया, अब मैं डिवाइड करूंगा, क्या दिया है, 9,000 है। ठीक है, 9,000 को अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1,000 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो जब मैं 9,000 को 1,000 से डिवाइड करता हूँ, या फिर मैं और जीरो कट कर देता हूँ और इजी बना देता हूँ, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और 1 के टेबल में 9 कभी आता है, 9 जा आता है, तो बड़ा वैसी बात है, मेरा जो परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 9% है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेसिकली अब जब आपको परसेंटेज नहीं दिया रहेगा डेप्रिसिएशन, आपको कैलकुलेट करोगे। अगर आपको अमाउंट बोला गया तो आप डायरेक्टली इतना स्टेप फॉलो करके कर सकते हो। अगर आपको साथ ही बोला गया है कि मेंशन दी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन इस तरह से मेंशन क्या करना रहेगा। डन, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो अब आपको बोला क्या जाता है, ये मैंने मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपको बता दिया, ठीक है, कि तरीके क्या होंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, इन एग्जाम यू माइट बी आस्क्ड, ठीक है, 2 मिनट हम एक एग्जांपल देख लेता हूं कि आपको क्या बोला जाएगा। आपको 3 तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। क्या क्या पूछा जा सकता है, जनरली देखो क्या पूछा जाता है, बोले मैं वो आपको बता देता हूं। जनरली अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहेगा वो मेंशन रहेगा। अब आपको बोला जा सकता है कि डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, आपके स्कूल में क्या सिखाया गया उस पर डिपेंड करता है। आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर पहला होता है एक एसेट अकाउंट, आपको असेट अकाउंट जनरली सिर्फ असेट अकाउंट बनाने बोला जाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ असेट अकाउंट बनाना रहेगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला गया तो आपको असेट अकाउंट के साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना रहेगा। और यहाँ पे एक चीज और ऐड हुई कि जहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी रहती है, जहां पे आपको क्या पास करनी रहती है, आपकी जर्नल एंट्री क्या पास क्या करनी रहती है। समझ में आ गया। अब ये 3 चीजें होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में सिखाया गया, लेकिन हाँ ये असेट अकाउंट तो कंपलसरी रहता ही रहता है, ये आपको आना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला है तो बनाना है, जर्नल एंट्री बोला है तो पास करनी, अगर नहीं बोला तो पास करना नहीं है क्वेश्चन में। डन, इतना क्लियर हो गया पक्का। अब सबसे पहली चीज, अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि अब इस तरह के क्वेश्चन में लोग फॉर्मेट कैसा बनेगा हमारा एसेट अकाउंट का। तो कुछ नहीं करना है, बट वही सेम चीज है, यहाँ पे मैंने बना के रखा है, एक्चुअली बना देता हूँ एक बार, वरना बोलोगे सर आपको आता नहीं है क्या, आ रहा बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्या आता है हमारा, डेट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पर्टिकुलर्स आएगा, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जेएफ लिखेंगे, फिर अमाउंट, वापस से डेट, ये हमने डेबिट साइड वाले बना लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक है, जेएफ और अमाउंट।
ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एसेट अकाउंट क्या बनता है, ये हमारे एसेट अकाउंट का क्या बनता है, फॉर्मेट क्या बनता है, क्या बन गया हमारा एसेट अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एसेट अकाउंट लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मशीनरी बोला गया तो आप मशीनरी अकाउंट लिखोगे, अगर आपको फर्नीचर बोला गया तो आप ऊपर फर्नीचर अकाउंट मेंशन करोगे, अगर आपको मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन बोला गया तो मोटर वैन अकाउंट का वहां पे लिखोगे। क्लियर हो गया। अब सेम तरीके से अगर मैं डिप्रिसिएशन की बात करूं तो डिप्रिसिएशन का भी फॉर्मेट सेम तरीके से, बस यहाँ पे एसेट अकाउंट हट के हम लोग क्या लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन लिख देते हैं, बस फर्क इतना ही है। बाकी फॉर्मेट क्या सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम हमेशा से क्या करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डेबिट मेंशन करते हैं। ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट मेंशन क्या करते हैं। क्लियर हो गया। इनको रिसीव करो, बोलो कि ये वाईफाई नहीं चल रहा इसलिए कॉल कर रहे थे। ठीक है। डन। इतना चीज क्लियर है। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आई होप इतना क्लियर हो गया और इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी, ये मैंने आपको बेसिक आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अभी आप पे डिपेंड करता है कि मैं एसएलएम सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, डब्ल्यूडीवी सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, कैसे पोस्टिंग करना है, ये सारी चीजें अब आप पे डिपेंड करती है। मैं ज्यादा नहीं, मैं आपको 2 से 3 टाइप के सम दिखाऊंगा, तरीके बता दूंगा, एसएलएम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डब्ल्यूडीवी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा। समझ आ, देखो ये पूरा फॉर्मेट मैं रेडी करके रखा हूँ। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, बस मैंने यहाँ पे डेबिट नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका डेबिट हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया। तो ये चीज आपको क्या ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने प्रतिवीर कॉमर्स अकेडमी पे। और आज मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालने वाला हूँ ओसीएम के लिए, कि ओसीएम में पढ़ाई कैसे करनी है, क्या तरीके हमें देखने, ये सारी चीजों मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।